स्ट्रोक काफ़ी कॉमन हो जाते हैं सर्दियों में और ख़ास तौर पर जो है वो जब एज आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें मसाइल काफ़ी हो जाते हैं। तो कैसे बचा जा सकता है, किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? कौन सी जो एज ग्रुप है वो ज़्यादा इससे मुतासिर होता है? तो चलिए रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ज़रा रोशनी डालिएगा, सर्दियों में क्यों इजाफा हो जाता है या ख़तरा बढ़ जाता है? देखिए जी, सबसे बड़ी चीज़ तो वही वाली बात जो हम पहले भी करते रहे कि अंडरलाइंग इश्यूज क्या क्या हैं। ब्लड प्रेशर, हाई लिपिड्स, स्मोकिंग, ये तमाम तर वो वजूहात हैं जो कि हमें अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है। सर्दियों में बढ़ने की वजह ये होती है कि जब ऑलरेडी हमारी नसें इन वजहों की वजह से थोड़ी सिकुड़ी भी होती हैं तो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन नसें सिकुड़ जाती हैं। हाँ जी। और जिसकी सिकुड़ने की वजह से डेफिनेटली हार्ट पे भी प्रेशर पड़ता है और दिमाग की नसें भी सिकुड़ती हैं। जो ज़्यादा अफेक्टेड एरिया होता है वो ज़्यादा जल्दी उसके हिसाब से ख़राब होता है और फालिज होता है या नस फट जाती है। ठीक है। तो दो तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, एक इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। जैसे एक में ब्लीडिंग होती है और एक में क्लॉट होता है। एक में क्लॉट होता है। ओके। ठीक है। क्लॉट बंद कर देता है, क्लॉट कहीं से भी माइग्रेट करके चला जाता है। एक इम्पॉर्टेंट अहम चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि जो लोग जिसको इग्नोर कर रहे होते हैं, हमारी गर्दन में जो नसें जो हम कैरोटिड कहते हैं जिसे, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे, जिसको हम लोग कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे होते हैं। कैरोटिड आर्टरी जो तो हम ब्रेन को ब्लड पहुंचाती है। ओके। होता है कि अगर वो अक्लूजन है उनके अंदर, थोड़ी सी पार्शियली वो ब्लॉक है, तो जब भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो वो नैरो हो जाती है और सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने की वजह से फालिज का अटैक आता है। आपने सुना होगा TIAs, जैसे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स होते हैं, जो कुछ देर के लिए होते हैं और रिवर्स हो जाते हैं। दैट इज द पॉइंट। वो जगह है जहाँ पे अगर हम उसको डील करें और उसको हम एड्रेस करके उसको ट्रीट कराएं। हाउ डू वी डू दैट? देखें, उसका कैरोटिड डॉपलर्स होते हैं, गर्दन का अल्ट्रासाउंड होता है। वो आपको बता रहा होता है कि कितनी नैरो है। अगर वो 50% भी है, अगर उससे कम भी और सिम्टोमेटिक है, तो उसको डील करना चाहिए। आज के ज़माने में बहुत आसान तरीके आ चुके हैं स्ट्रोक को मैनेज करने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। एज ग्रुप की आपने बात की, मैं अभी आपको बताऊँ, रिसेंट बताऊँ, लास्ट वीक का है कि 32 ईयर ओल्ड मेल, जो 32 साल का बंदा, दवा नहीं खाते जी। जब ब्लड प्रेशर होगा तो खा लेंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बड़ा कॉमन है। रेगुलर मेडिसिन नहीं ये नहीं डॉक्टर साहब, वो दवा जब होते तो खा लेते थे। एंड ही वाज डाइंग। मतलब उसको जिसे ब्रेन स्टेम में ब्लीड हुआ बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, एंड ही वाज अबाउट टू डाई। अब फैमिली उस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर रही होती। जवान 32 साल का इंसान, तो मतलब एज ग्रुप जो है ना, एज ग्रुप वेरी करता है। अंडरलाइंग कॉजेस क्या हैं, अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स क्या हैं। फर्स्ट टेस्ट क्या है? एक तो चीज़ मुझे ये बताइए कि क्या खतरात सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर से होते हैं या लोग में भी स्ट्रोक के खतरात होते हैं या लो में नहीं होते? हो सकते हैं, अगर कोई क्लॉट चला जाए लो में भी हो सकते हैं, लेकिन एक अगर नॉर्मली लो ब्लड प्रेशर पे चल रहा है, उसकी है ही थिन बॉडी के साथ साथ उसके सारे पैराम, उसमें पॉसिबिलिटी कहीं भी ये नहीं है कि नहीं हो सकती। हो ज़रूर सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि एटलीस्ट 6 महीने में, साल में हमें अपने एक वर्कअप तो करके देखें। हम तो बीपी नहीं चेक कराते जब बीपी की गोली होती है। ये जो नॉर्मल हम टेस्ट कराते हैं ना, मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपके टेस्ट वगैरह जो बेसिक्स करते हैं, वाइटल चेक करते हैं, उनमें से कोई इंडिकेशन आती है किसी चीज़? देखिए, वाइटल अगर आप चेक करा रहे हो, ब्लड प्रेशर अगर आपका कॉन्स्टेंटली हाई है, येस व्हाई नॉट। ओके। देखिए, और हाई कितना हाई कैटेगरी? देखिए, आज के ज़माने में नहीं कहते हैं 120 एंड 80, 120/80 जो है वो आपका नॉर्मल है। ओके। इससे अब 120/80 इज नॉर्मल। एनीथिंग इससे ऊपर वो ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ओके। अगर आप 130 पे भी खड़े हैं और कॉन्स्टेंटली 130/90 पे खड़े हैं आप, दैट्स मीन कि यू आर अ हाइपरटेंसिव पेशेंट। आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। उसको आपने कैसे एड्रेस करना है? आपने या तो एक्सरसाइज करें, वॉक करें अपनी, और यंग एज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें एक दफ़ा अपना पूरा वर्कअप करना है कि ब्लड प्रेशर अगर मेरा 30 साल की उम्र में बढ़ा है तो उसकी वजह क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्कअप सर? वर्कअप मतलब इन्वेस्टिगेशन। टेस्ट होते हैं इसमें? टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आप अपना ब्लड के टेस्ट होते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल हो गया, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट बता रहा हूँ, हेपेटाइटिस लिपिड प्रोफाइल हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लिपिड प्रोफाइल है। ठीक है। लिपिड प्रोफाइल के बाद आपने अपने गुर्दों का टेस्ट कराना है, यूरिया क्रिएटिनिन करना है। यूरिया क्रिएटिनिन करना है। यूरिया क्रिएटिनिन आपको बताएगा कि व्हाट इज योर स्टेटस ऑफ किडनीज। ठीक है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, दे आर एसोसिएटेड, इंटरकनेक्टेड। आप इनको कराएं अपना। ठीक है। जब लिपिड हार्ट का, हाँ, ये वो चीज़ें जो बेसलाइन आपकी यंग एज के अंदर
अगर हाइपरटेंसिव होनी चाहिए। साल में एक या दफा फैमिली कराना। हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हो तो एक दफा करना। यंग डेथ इस वजह से होती है क्योंकि वर्कअप नहीं है। और एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन रखें तो बहुत भी बहुत जरूरी है, बीमारियों से बहुत बचा जा जरूरी सकता है। है। वॉक Walk करें और अच्छा बहुत खाना जरूरी। खाएं। और टेस्ट जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि लिपिड्स के अंदर जहां हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है ना, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड इज वेरी वेरी डेंजरस थिंग फॉर द हार्ट मसल, दिल की मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो उसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है एंड हार्ट अटैक की वजह से डेथ भी हो सकती है। इतना इम्पोर्टेंट है वो। चलें जी थैंक यू सो मच डॉक्टर रज़ाक। थैंक यू सो मच सर।